Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will be discuss to construction of DC machine. तो आज का टॉपिक है डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये आपका एक डीसी मशीन है। ये डीसी मशीन हो गया आपका। डीसी मशीन के हमने ये बाहरी वाला हिस्सा जो है ये फ्रेम या योक बोलते हैं। ये पोल है आपका, ये फील्ड वाइंडिंग है। ये बीच वाला हिस्सा जो है ये सॉफ्ट है। ये आपका जो ये बना हुआ ये कम्यूटेटर है। अब आर्मेचर कंडक्टर आपके छोटे छोटे गोले बने हुए हैं, ये आर्मेचर कंडक्टर हैं। ये आपके पोल शू हैं। तो आपके ये हमने मोटर बना दिया है या मशीन कह लीजिए कि डीसी मशीन बना दिया हूँ। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि डीसी मशीन क्या है। डीसी मशीन आपका एज ए मोटर एंड एज ए जनरेटर की तरह कार्य करता है। की तरह कार्य करता है। देखिए, अब ये करता क्या है, डीसी मशीन क्या करता है। डीसी मशीन आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मशीन है वो मशीन क्या करता है, दोनों काम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। जैसे आपका अगर डीसी जनरेटर हुआ, आपको पता है डीसी मशीन दो प्रकार के होते हैं। एक पहला कौन सा होता है भाई, डीसी जनरेटर। दूसरा है आपका डीसी मोटर। अब डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई लेते हैं। जब जनरेटर को स्टार्ट करते हैं मतलब इसका क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड ये तो आपका मोटर कार्य करता है, लेकिन जब जनरेटर कार्य करता है। अब मोटर क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसलिए क्या होता है, मशीन की ये दोनों पार्ट्स हैं। इसलिए हम मशीन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कैसे, आप देख सकते हैं कि डीसी मशीन जो है वह दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला कौन सा है, डीसी जनरेटर। दूसरा है डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या करता है भाई, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। हम देखते हैं कि इसके पार्ट्स क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। तो ये देखते हैं। पार्ट्स इसमें मेनली दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं भाई। पहला है आपका स्टेटर पार्ट। दूसरा है आपका रोटर पार्ट। ठीक है, अब आपके इसमें भी आपके स्टेटर पार्ट में कौन कौन से आ सकते हैं, आप ये देखिएगा। पहला है आपका योक, या इसको हम कह सकते हैं फ्रेम भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड क्या है आपका, मैग्नेटिक पोल बोल सकते हैं, मैग्नेटिक पोल। थर्ड क्या है आपका, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक पोल कोर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग, मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोल टू। आगे भी आपका है एंड प्लेट, आगे आपके ब्रश गियर। नेक्स्ट आपके हैं टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स, ये तो आपके हो गए स्टेटर के पार्ट्स, ये आपके हो गए स्टेटर के पार्ट्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि रोटर के पार्ट्स में क्या हो सकते हैं। रोटर के पार्ट्स देख लेते हैं। पहला है आपका आर्मेचर। नेक्स्ट, आर्मेचर कोर। नेक्स्ट, आर्मेचर टीथ। नेक्स्ट, आर्मेचर स्लॉट्स। नेक्स्ट, आर्मेचर बाइंडिंग। नेक्स्ट, कम्यूटेटर। नेक्स्ट, बियरिंग। नेक्स्ट आपके सॉफ्ट। ये आपके पार्ट हैं, ये हैं आपके पार्ट्स। अब पार्ट्स में देखिए, ये तो आपके सभी ये है, ये स्टेटर पार्ट्स में आ जाएंगे और ये सब आपके रोटर पार्ट्स में आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि स्टेटर पार्ट्स में योक का क्या काम होता है। ठीक है, तो स्टेटर पार्ट्स का पहला वाला देखिए, स्टेटर पार्ट्स। स्टेटर पार्ट्स, ठीक है। पहला है आपका, इसमें क्या है, योक। योक, या इसको हम लोग फ्रेम भी बोलते हैं। देखिए, ये क्या होता है भाई, ये आपका जो मोटर होता है, मोटर के ऊपरी सतह को ये कवर करता है। तो किस चीज़ का बना होता है, इसका देख लेते हैं हम लोग। स्मॉल मशीन में, स्मॉल मशीन के लिए किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का बना होता है। बड़ी मशीनों के लिए क्या होता है, ये किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, ये करता क्या है, ये क्या करता है, यह है मशीन, मशीन के अंदर, या मशीन के अंदर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक पाथ को कंप्लीट करता है, कंप्लीट करता है।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या करता है, यह है मशीन को मैकेनिकली सेफ्टी से बचाता है या प्रदान करता है। जैसे क्या क्या आपका हो गया, डस्ट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, etc। अब देखिए, ये मोटर के बाहरी वाले हिस्से का नाम दिया है योक। ये क्या करता है, पूरी तरीके से कवर करता है और जो मैग्नेटिक पाथ होते हैं उसको भी कंप्लीट करता है, और बाहर से आने वाले धूल मिट्टी कण कण को भी यह रोकता है। ठीक है, ये आपका हो गया योक। आगे है आपका मैग्नेटिक पोल, देख लेते हैं। मैग्नेटिक पोल, कोर एंड, दोनों इसी में देख लेते हैं। मैग्नेटिक पोल शो, ये देखते हैं ये क्या है भाई, ये क्या करता है, ये किस चीज का बना है पहले ये देख लेते हैं। ये स्मॉल मशीनों के लिए, ये स्मॉल मशीन के पोल कोर एंड पोल शो को कास्ट आयरन का बना होता है। जो छोटी मशीनें होती हैं वो कास्ट आयरन से बनी होती हैं। आगे आपका है, आगे देख लेते हैं। जो इनसे बड़ी होती हैं या बड़ी मशीनों के लिए उन किसका बना होता है, मीडियम एंड बिग साइज मशीन के पोल कोर एंड पोल शो स्टील की पतली पट्टियां काट कर उसको लेमिनेट करके बनाया जाता है, लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, करके बनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। यह है मेन मैग्नेटिक पोल के द्वारा जनरेटेड फ्लक्स को आर्मेचर की सरफेस पर समान रूप से फ्लक्स का वितरण करता है। ठीक है, आगे आपका है एयर गैप को कम करता है, एयर गैप को कम करता है। और यह क्या करता है भाई, पोल वाइंडिंग को हेल्प करता है, पोल वाइंडिंग का हेल्प करता है।
डिप्लोमा वालों, ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ समझा रहे हैं, आप समझ भी सकते हैं। आगे देखता हूँ आपका मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग देख लेते हैं। मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग में देखते हैं। इसको मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग को एक्साइटिंग बाइंडिंग भी बोलते हैं, एक्साइटिंग बाइंडिंग भी बोलते हैं। और इसमें क्या लिख सकते हैं आप, कॉपर या एल्युमिनियम के वायर से बनाए जाते हैं। आप कॉपर या एल्युमिनियम के वायर, कंडक्टर कहीं कहीं लिखा होता है, कंडक्टर से बनाया जाता है। ठीक है, ये रहेगा आपका। आगे आपका इंड प्लेट है, अगला पेज में देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंड प्लेट। ठीक है, इंड प्लेट में देखते हैं इंड प्लेट बियरिंग, एक जो बियरिंग होता है उसको धारण करता है, बियरिंग को धारण करती है। आगे देखते हैं इंड प्लेट, इंड प्लेट आर्मेचर एंड पोल शू, पोल शू के बीच में एयर गैप को एक समान बनाए रखती है, एक समान बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको देख लेते हैं ब्रश गियर। ब्रश गियर आपका है, ब्रश गियर देख लेते हैं भाई। इसका देखते हैं क्या है इसमें। ब्रश गियर, ब्रश गियर का मेन पार्ट होता है ब्रश होल्डर। ठीक है, और यह है सभी कंडीशन में, यह सभी कंडीशन में कार्बन ब्रश का कम्यूटेटर, कम्यूटेटर की सरफेस से कांटेक्ट, कांटेक्ट बनाए रखता है, कांटेक्ट बनाए रखता है। जितने जो आपके पार्ट हैं ये सब क्या है, स्टेटर के पार्ट्स हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि रोटर्स के पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, जो हमने आपको बताया उसको भी समझ लेते हैं। देखते हैं रोटर के पार्ट, आपका सेकेंड वाला था रोटर के पार्ट। ठीक है, रोटर पार्ट्स में क्या था पहले भाई, आर्मेचर या आर्मेचर कोर ले लेते हैं। पहला है मान लीजिए आर्मेचर एंड
आर्मेचर कोर, ठीक है। आर्मेचर कोर लेते हैं, इसमें देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं ध्यान से। आर्मेचर कोर डीसी मशीन का, यह डीसी मशीन का रोटेटिंग पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट है या होता है। इसकी जो साइज होती है वो सिलेंड्रिकल आकार की होती है, सिलेंड्रिकल आकार की होती है, हम लिख दे रहे हैं। अब यह किससे बना होता है ये भी देख लीजिए। इससे सिलिकॉन स्टील की 0.35 टू 0.5 mm की पतली पतली पत्तियों को, पतली पतली पत्तियों को काट को बनाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। एक लाइन और इसमें लिख लीजिए, इसमें स्लॉट्स बने होते हैं, स्लॉट्स बने होते हैं जिसमें बाइंडिंग की जाती है, जिसमें वाइंडिंग की जाती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ से आप देखिए, ये रोटर पार्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। हमने कहा था ना, स्टेटर पार्ट्स अलग होते हैं, रोटर पार्ट्स अलग होते हैं, दोनों को अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के बारे में देखते हैं। कम्यूटेटर देखते हैं भाई, लिखेंगे इसमें, यह एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यह एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर मटेरियल है जो हार्ड ड्रा कॉपर के टैपर्ड सेगमेंट से बनाया जाता है, बनाया जाता है। इसकी साइज भी आपको सिलेंड्रिकल आकार को ही मिल जाएगी। इसकी साइज या इसका आकार सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, यह करंट कन्वर्जन का काम करता है, करंट कन्वर्जन का कार्य करता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आइए आप कार्बन ब्रश की बात कर लेते हैं। कार्बन ब्रश उसमें छूट गया शायद, लिखिए इसमें, कार्बन कम्यूटेटर, कार्बन कम्यूटेटर के लिए गुड
लुब्रिकेंट का कार्य करता है। इससे कार्बन ब्रश एंड कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश कम्यूटेटर की सरफेस के बीच फ्रिक्शन का काम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल देखते हैं, यह है कॉइल कईयों टर्न्स के बने होते हैं, कई टर्न्स मिलकर बने होते हैं, लिख दे रहा हूं मैं, मिलकर बने होते हैं। एंड प्रत्येक एंड प्रत्येक टर्न्स दो कंडक्टर्स से मिलकर बनता है। दो कंडक्टर्स, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दो कंडक्टर से मिलकर बनता है, ठीक है। आगे आपका बचा हुआ है सॉफ्ट। सॉफ्ट भी देख लेते हैं, इसी में थोड़ी सी और है सॉफ्ट, इस पे देखते हैं किसका बना होता है, ये इसको देख लेते हैं। सॉफ्ट स्टील की बनी होती है, क्या बना होता है, और ये इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार भी सिलिंड्रिकल आकार का होता है। आगे देखते हैं इस शाफ्ट पर आर्मेचर, इस शाफ्ट पर आर्मेचर एंड कम्यूटेटर, आर्मेचर एंड कम्यूटेटर फिक्स्ड किए जाते हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन जितना था मैंने सब आपको बता दिया है, और लिख कर भी हमने समझा दिया ताकि आपको नोट्स ढूंढने में कहीं दिक्कत ना आ जाए, आपको यहीं पे सब मिल जाए। हमने जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको अलग अलग एक्सप्लेन किए, उसको अलग अलग बता भी दिया, लिख कर हमने बता दिया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिकल वाले इसको ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ इक्वेशन के बारे में देखेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं वैल्यूज़ को, पी पाई जेड एन ए, पी क्या है आपका, नंबर ऑफ पोल्स है ऑफ द जनरेटर। पाई क्या है, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोल। जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर। एन क्या है,
स्पीड ऑफ आर्मेचर, ये क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ई, यहाँ पे देखते हैं ई क्या है, रेट ऑफ कटिंग द फ्लक्स, जो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस होगा, अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ई बराबर डी फाई अपान डी टी फैराडे के नियमानुसार, एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब आगे देखते हैं कि एक रिवोल्यूशन में पर कंडक्टर पे कितनी फ्लक्स प्रेरित होते हैं या उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। कि आगे लिखते हैं, फ्लक्स कट बाय ईच कंडक्टर इन वन रेवोल्यूशन, क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोल इनटू नंबर ऑफ पोल। आप लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू फाई इंटू पी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो समय की ज़रूरत पड़ती है वो 60/n होगी। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए कंडक्टर टू complete one revolution dt equal to 60/n। now E equal to d phi by dt। अब आपको पता है कि यहाँ पे डी फाई इक्वल टू फाई इंटू पी, एंड आपको ये पता है डी टी इक्वल टू 60/n। यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, डी फाई जगह फाई इंटू पी बाई 60/n। ठीक, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका फाई पी एन बाई 60। ई बराबर, एक तो आपको ये फॉर्मूले आते हैं, ये क्या है, फॉर पर कंडक्टर। ठीक है, अब देखते हैं कि ईच पैरेलल पाथ के लिए आपके पास कितने आर्मेचर कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। तो लिखते हैं आगे, नंबर ऑफ आर्मेचर
कंडक्टर इन सीरीज फॉर each parallel path इक्वल टू Z/A। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसमें। तो आगे लिखते हैं इफेक्टिवली Z/A conductors need to be multiplied with EMF induced in conductor now E equal to phi T एंड ये आप लिख रहे हैं दोबारा XT। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है Z/A। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाई ZNP अपॉन 60A वोल्ट। ये आपका है EMF इक्वेशन। अभी यहाँ पे आपका ए जो है ये पैरेलल पाथ है, तो हम यहाँ आगे लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू पी फॉर लैप वाइंडिंग एंड ए इक्वल टू 2 फॉर वेव वाइंडिंग। इसका मतलब यह है कि ए बराबर पी मतलब आपके लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होंगे, जितने पैरेलल पाथ होंगे उतने पोल्स होंगे। या तो आप ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जितने पोल होंगे उतने ही पैरेलल पाथ बनेंगे। और जब आपकी वेव वाइंडिंग होगी तो वेव वाइंडिंग में आपके पैरेलल पाथ 2 ही बनेंगे। नंबर ऑफ पोल्स चाहे जितना भी हो, लेकिन आपके पैरेलल पाथ जो है आपके वह 2 ही बनेंगे। यह है वेव वाइंडिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे बीटी बोर्ड में, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे से इसको लिखिए। कि आर्मेचर वाइंडिंग के कितने प्रकार से होते हैं, आपको पता है कि 2 होते हैं, सिंपल लैप वाइंडिंग और सिंपल वेव वाइंडिंग। तो यहाँ पे हम पहला वाला देखते हैं, सिंपल लैप वाइंडिंग। इसके जो भी डायग्राम से हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये मैंने डायग्राम बना लिया है। अब इसमें करंट के डायरेक्शन दिखा देते हैं हम आपको कि यहाँ पे करंट अंदर जा रही है वाइंडिंग की तरफ। आइए अब यहाँ पे आपको 4 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ पे आइए अपॉन पी, इसमें हो जाएगा आपका आइए अपॉन पी, इसमें हो जाएगा आपका आइए अपॉन पी, इसमें भी आपका हो जाएगा आइए अपॉन पी। और यहाँ पे आपका ये जो है Z/P, ये भी आपका Z/P हो जाएगा। यहाँ पे Z/P, ये आपका Z/P। ठीक है, अब ये करंट जितने इसमें गया है इतना ही आपके बाहर ही आएगा। इनपुट जितना दिया आउटपुट भी उतना ही मिलेगा। आइए ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम लोग पैरेलल पाथ कितने बनते हैं। अब आपको पता है लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग के लिए जितने आपके पोल्स होंगे ए बराबर, इधर देखते हैं
ये बराबर पी, किसके लिए होता है ये, फॉर लैब वाइंडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर आर एज मेनी many parallel path as the number of poles of the machine। ठीक है, ये आगे each parallel path has each parallel path has z by p conductor in series। आगे देखते हैं, यहाँ तक आपने देख लिया। आगे देखते हैं ईएमएफ जो जनरेट होता है वो कितना जनरेट होगा। आप यहाँ देखिए ईएमएफ जनरेटेड, और इसको हम लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर इक्वल टू ईएमएफ बाई पैरेलल पाथ। ये आपका जो ईएमएफ जनरेट होगा या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा पर कंडक्टर, इसका फॉर्मूला है ईएमएफ अपॉन पैरेलल पाथ। ठीक है, अब टोटल आर्मेचर करंट देख लेते हैं कितना इंड्यूस्ड होगा। यहाँ देखते हैं टोटल आर्मेचर करंट आइए इक्वल टू ई इंटू करंट अपॉन पैरेलल पाथ। तो आपने देखा इसमें लैब बाइंडिंग में जो आपका डायग्राम है, यहाँ पे देखिए करंट आइए जो है फ्लो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने 4 वाइंडिंग ले लिए हैं, जिसमें से आपको देखना है कि पहले में भी आपका आई ए अपान पी करंट फ्लो हो रहा है, सेकंड में भी आई ए अपान पी करंट फ्लो हो रहा है, थर्ड में भी आई ए अपान पी करंट फ्लो हो रहा है, और फोर्थ में भी आई ए अपान पी करंट फ्लो हो रहा है। ये सब आपके पहला पैरेलल पाथ है, जेड बाई पी अपन ए बराबर जेड बाई पी। ये है आपका पैरेलल पाथ, 1 2 3 4 पोल हैं तो 4 पैरेलल पाथ बनेंगे आपके। आपको पहले ही बता दिया गया है कि लैब वाइंडिंग में जितने पोल होंगे उतने ही पैरेलल पाथ बनते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे जो हर एक कंडक्टर के लिए जो सीरीज में उसका जो आपका पैरेलल पाथ है, फॉर्मूला हमने बता दिया जेड बाई पी होता है। अब इसमें हमने ईएमएफ जनरेटेड, जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर कितना हो रहा है आपका, ईएमएफ अपॉन पैरेलल पाथ। और टोटल आर्मेचर करंट जो हम लोग भी देख लिए यहाँ पे कि टोटल आर्मेचर करंट कितना हो सकता है, पी इंटू करंट अपॉन पैरेलल पाथ। ये आपका लैब वाइंडिंग हो गया। अब आगे हम देखते हैं वेव वाइंडिंग। देखिए इसमें अब ये हमने आपको बना दिया है वेव वाइंडिंग, और ये आपका आर एल है,
ठीक है। अब इसमें करंट हमारा आइए फ्लो हो रहा है। अब आइए फ्लो हो रहा है तो यहाँ आपको पता है दो पैरेलल पाथ बनेगा, Z/2 एंड Z/2। ये आपका पैरेलल पाथ है, दोनों में करंट सेम जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, IA/2, इसमें भी आपका IA/2। अब यहाँ से जो करंट एग्जिट होगा, निकलेगा बाहर, वो भी आपका IA ही रहेगा। IA दिया हमने और IA हमको मिला भी। ठीक है, ये आपका वेव वाइंडिंग हुआ। और वेव वाइंडिंग में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने लाइव वाइंडिंग में देखा है। देयर आर टू पैरेलल पाथ irrespective of number of poles of the machine। आपको पता है कि A=2 होगा, ठीक, वेव वाइंडिंग में। अब इसमें देख लेते हैं ईच पैरेलल पाथ हैज Z/2 कंडक्टर इन सीरीज। ठीक है, अब आगे देखते हैं EMF जनरेटेड, या इसको हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड EMF पर कंडक्टर कितना हो जाएगा, EMF अपॉन पैरेलल पाथ। ये आपका इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग एक टॉपिक से और है, एक लाइन और है, इसको कवर कर लेते हैं कि टोटल आर्मेचर करंट क्या होगा। टोटल आर्मेचर करंट IA इक्वल टू 2 इंटू करंट ऑन पैरेलल पाथ। ये आपका, अब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ आपका लैब वाइंडिंग में P था, जैसे A बराबर लैब वाइंडिंग में P था, ये नंबर ऑफ पोल्स थे, और ये क्या है, पैरेलल पाथ। तो इसमें क्या होता है, वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ आपके दो ही बनेंगे, नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड नहीं करता है, कितना भी होगा। तो उसमें जहाँ जहाँ P था, यहाँ उसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, DC जनरेटर के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DC जनरेटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर। ठीक है, अब सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, शॉर्ट फॉर्म में PMG।
इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे EMG। ठीक है, अब ये 3 प्रकार से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है सीरीज जनरेटर, सेकंड है शंट जनरेटर, थर्ड है कंपाउंड जनरेटर। अब ये जो आपका कंपाउंड जनरेटर है, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड, शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर, एंड सेकंड वाला है आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, ये आपके क्लासिफिकेशन हो गए। अब सबको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, अब देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ये हमने इसका डायग्राम बना दिया है। अब यहाँ देखिए, ये जो है आपका, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है, ये लोड है, और यहाँ पे हमने फील्ड वाइंडिंग को एक बाहरी सोर्स के द्वारा हम इसको जोड़ दिया गया है। क्योंकि आपको पता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, इसको किसी एक बैटरी या फिर एक्साइटर से जो डीसी सोर्स होता है उसको दिया जाता है, ताकि यह एक्साइटेड हो पाए, उत्तेजित हो पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ देख लिया। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट IA बराबर IL। अब यहाँ देखिए, ये जो आर्मेचर से करंट निकल रहा है वही आपका लोड में जा रहा था। इसका मतलब है IA बराबर IL हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये VT क्या है, आपका टर्मिनल वोल्टेज है। अब देखते हैं आप, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर ये आपका EG माइनस IA RA। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट। यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर डेवलप्ड। जो यहाँ पे पावर डेवलप्ड होगा उस पावर को देखते हैं, तो P बराबर EG इंटू आइए। अब आर्मेचर का जो इंड्यूस्ड EMF होगा, इसमें आर्मेचर करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका पावर डेवलप्ड हो रहा है इसमें, आर्मेचर में। ठीक है, ये आपका पावर डेवलप्ड होगा, P बराबर EG आइए। अब पावर जो डिलीवर्ड करेगा टर्मिनल वोल्टेज को, उसको देख लेते हैं। पावर डिलीवर्ड टू लोड EG IA माइनस IL स्क्वायर RA। इसको हम PD से लिख दे रहे हैं, डिलीवर्ड हो रहा है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PD बराबर IA, PD बराबर
आई ए ई जी माइनस आई ए आर ए, ये है फार्मूला आपका। देखिए यहाँ पे आई ए हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, ये आई ए था तो ई जी बचा माइनस आई एल स्क्वायर है। अब आई एल स्क्वायर आपको पता है कि इसमें क्या होता है, जो करंट आई ए है वही आई एल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई एल बराबर आई ए, करंट सेम है बस नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आई ए, अब दो आई ए हो गया, आई ए स्क्वायर है, एक आई ए बाहर आ जाएगा तो एक आई ए बचेगा। ठीक है, ये पावर डेवलप्ड हो रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें ये क्या है। इस प्रकार के जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग किसी बाह्य स्रोत से जोड़ा जाता है, जैसे आपको हमने बताया था एक्साइटर या बैटरी से इसको एक्साइटेड किया जाता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के जनरेटर की FILD रहेगा, फील्ड क्वाइल को किसी एक्सटर्नल सोर्स, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्साइटर और बैटरी से एक्साइटेड किया जाता है। अब आपका यहाँ पे देखिए, ये जो आपका मोटर है इसमें हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को किसी बाहरी स्रोत की ज़रूरत पड़ती है तभी ये मोटर स्टार्ट हो पाता है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं कहाँ यूज़ किया जाता है। लो वोल्टेज एंड हाई करंट की रिक्वायर्ड होती है तथा करंट को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसका यूज और देख लेते हैं जरा। यूज क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड मेटल प्यूरिफिकेशन, मतलब धातु शुद्धिकरण, एंड लैब में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर देखते हैं। तो पहला आपका है सीरीज। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। ये जो आपका जनरेटर है ये सीरीज जनरेटर है। अब सीरीज जनरेटर जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो ये फील्ड वाइंडिंग है आपका आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा है, इसलिए इसको सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपका आर्मेचर है। आर्मेचर के जो रेजिस्टेंस है आर ए हमने मान लिया है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ या जनरेटेड ईएमएफ आपका ईजी है। अब इसमें से करंट बाहर निकल रहा है। जनरेटर और मोटर में पहचान क्या होती है, जनरेटर से जो करंट निकल रही है आपके लोड के लिए वो आपका जनरेटर है। ठीक है, अब मोटर यही होता है, तो ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, करंट आपके लोड से आपके मोटर की तरफ जाता। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इस जनरेटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये कैसे, इसके वायर जो आपको ये वाइंडिंग की गई है कॉइल है, इसके वायर कम होते हैं या पतले वायर से बनाए जाते हैं, मोटे वायर से बनाए जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए इस
जनरेटर, इस जनरेटर में यह फील्ड कॉइल मोटे या लिख सकते हैं थिक इंसुलेटेड वायर के लेस नंबर ऑफ टन्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो आपका नंबर ऑफ टन्स है या फील्ड वाइंडिंग जो है या फील्ड कॉइल जो भी आप कह लें, इस ये है नंबर ऑफ टन्स इसके कम हैं और ये है क्या होते हैं, मोटे वायर के बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं कि आइए जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आइए बराबर ये जो है आइए बराबर आई एस सी बराबर आई एल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो आर्मेचर करंट है आपका ये सेम रहेगा, ये सीरीज में जुड़ा है फील्ड कॉइल, तो आई एस सी के बराबर हो जाएगा और जो आपका लोड करंट है उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं आपका आई ए बराबर आई एस सी बराबर आई एल, ठीक है। अब आगे टर्मिनल वोल्टेज वी टी बराबर ई जी माइनस आई ए ब्रैकेट में आर ए प्लस आर एस सी, आर्मेचर का रेजिस्टेंस प्लस फील्ड का रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर लिख सकते हैं पी डी बराबर ई जी आई ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे पावर डिलीवर्ड टू लोड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी आई ए लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं वी आई एल लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं वी आई एस सी, ठीक है। अब इसका प्रयोग यूज देख लेते हैं कहाँ यूज किया जाता है। सीरीज जनरेटर का प्रयोग यूज बूस्टर के लिए किया जाता है, बूस्टर के रूप में करते हैं, ठीक है। सीरीज जनरेटर का प्रयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब शंट जनरेटर देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम शंट वन जनरेटर बना दिया हूँ, ये इसका डायग्राम है। देखिए ये आर्मेचर है, शंट मतलब पैरेलल। अब ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसका आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, और लोड भी आपके आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट है। तो इस आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो आर ए है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको ईजी मान लिया है। अब जो करंट आर्मेचर से निकलेगा वो देखिए दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो आपका फील्ड की तरफ जाएगा और एक आपका लोड की तरफ जाएगा, ये इधर से आते हुए फिर आपके इसमें फिर जनरेटर आर्मेचर की तरफ चला जाएगा। तो इसमें देखते हैं आपका, और ये जो फील्ड है फील्ड का रेजिस्टेंस आर एस एच है जिसे हम शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और इसका वोल्टेज जो इसमें वोल्टेज आएगा पैरेलल में है तो इसमें वी टी और ये वी इसका वी एच हो जाएगा, वी एस एच हो जाएगा, इसका फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, सॉरी वोल्टेज है। इसमें देखते हैं इस जनरेटर की फील्ड कॉइल थिन इंसुलेटेड
वायर तथा मोर नंबर ऑफ टर्न्स से बनाया जाता है। यहाँ देखिए, ये जो आपकी, ये आपका स्टंट वाइंडिंग कह सकते हैं आप। इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो अधिक नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जो सीरीज में था उससे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इसमें होते हैं। और सीरीज बाइंडिंग में हम लोग क्या करते थे, मोटे वायर का यूज किए गए थे। अब इसमें क्या हो जाएगा, पतले वायर का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका शंट रेजिस्टेंस, शंट करंट देखते हैं। आई एस एच बराबर वी अपान आर एस एच। ठीक है, ये वी और ये वी टी सेम ही है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वी एस एच बराबर वी टी। यहाँ पे है टर्मिनल वोल्टेज हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पे है तो शंट का वोल्टेज हम बोल दे रहे हैं। ठीक, अब बाकी आपको पता है कि आई ए इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये करंट दो भागों में डिवाइड हो रहा है, तो आई ए इन दोनों का सम, आई एस एच प्लस आई एल। आगे टर्मिनल वोल्टेज की बात किया जाए तो वी टी इक्वल टू आई ए आर ए। ठीक है, अब जो पावर डेवलप्ड हो रहा है, पावर डेवलप की बात कर लें, इन आर्मेचर क्या हो जाएगा, इजी आई हो जाएगा, जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है, और इनटू में आपका आर्मेचर करंट। ठीक है, अब पावर जो डिलीवर्ड करेगा उसके बारे में देख लेते हैं। पावर डिलीवर्ड टू लोड क्या हो जाएगा, वी आई एल। जो इसके करंट है आई एल, और वी आपका वी टी है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज देख लेते हैं। यूज क्या किया जाता है, इसका यूज बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम कंपाउंड जनरेटर देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड जनरेटर है। कंपाउंड जनरेटर हमने बताया था दो प्रकार से होते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो पहला वाला जो है आपका ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, इसका मैंने ये डायग्राम बना दिया है। इसमें देखिए, ये जो शंट बाइंडिंग होती है वह आर्मेचर के पैरेलल में जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो सीरीज बाइंडिंग होती है वो इन दोनों के सीरीज में होते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं लोड के सीरीज में होते हैं। इसमें आप देखते हैं, चलिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आई एस सी बराबर आई एल। ये जो आपका आई एस सी करेंट है वह आई एल के बराबर होगा। ठीक है, अब ये हम निकालते हैं आई एस एच शंट करेंट वी प्लस वी टी, जिसे हम कहते हैं वी टी प्लस आई एस सी आर एस सी अपॉन आर एस एच। ठीक है, ये आपका आई एस सी हो गया। आर्मेचर करंट देखते हैं, आर्मेचर करंट आई एल प्लस आई एस एच। ठीक है, ये है आपका आई ए करंट, या फिर हम यहाँ पे जो आई एल है लिख सकते हैं आई ए आई एस ई प्लस आई एस एच। बात एक ही है, क्योंकि आपका यहाँ पे आई एल और आई एस ई बराबर हैं दोनों। नेक्स्ट आगे आप देख लेते हैं जनरेटेड
या डिलीवर्ड पावर, डेवलप्ड पावर सॉरी, पावर ईजी आई ए। ठीक है, ये जनरेटेड पावर हो गया आपका। अब आगे आपको देख लेते हैं वी टर्मिनल वोल्टेज, वी टी बराबर आपका ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए सी आर ए सी। अब यहाँ देखिए वी टी निकालना है तो जो आर्मेचर में आपका ई एम एफ इंड्यूस्ड हुआ है या जनरेटेड ई एम एफ को माइनस आई ए आर्मेचर का रेजिस्टेंस इंटू आर ए, दोनों में से इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस आई ए सी और आर ए सी को माइनस करेंगे तो आपका टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे लिख लेते हैं, लास्ट है पावर डिलीवर्ड टू लोड, कितना हो जाएगा आपका वी आई एल, जी आपका पावर डिलीवर्ड हो गया। ठीक है, अब हम आपको देखते हैं कौन सा है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, ये आपके लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो गया। ठीक है, ये आपके डायग्राम बना दिया हुए, ये आपका आर्मेचर है, ये सीरीज कॉइल है, ये शंट कॉइल है। जो सीरीज कॉइल होती है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होते हैं। अब इन दोनों के पैरेलल में आपका शंट बाइंडिंग कनेक्ट होता है। अब यहाँ से आर्मेचर करंट आई ए निकलेगा तो आई ए सी होते हुए, मतलब आप ये कह सकते हो कि आई ए बराबर आई ए सी। ठीक है, आई ए सी बराबर, अब आई ए सी बराबर क्या हो जाएगा, आई एस एच प्लस आई एल हो जाएगा। मतलब करंट यहाँ पे आने के बाद दोनों भागों में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं आगे आई एस सी बराबर आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच। ठीक है, यहाँ पे आपका शंट करंट देखते हैं वी अपॉन आर एस एच। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनल वोल्टेज वी टी देखते हैं, ई जी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जनरेटेड पावर, या इसको हम कह सकते हैं डेवलप्ड पावर ई जी आई ए। अब आप देखते हैं पावर जो डिलीवर्ड कर रहा, पावर डिलीवर्ड टू लोड, क्या हो जाएगा आपका वी आई एल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें मैं समझा दे रहा हूँ कि आपका जो आई एस ई है और आई ए, ये दोनों बराबर है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों बराबर होंगे। अब जो फील्ड करंट होगा यहाँ से आने के बाद दो भागों में डिवाइड हो रहा, आई एल प्लस आई एस ची। ठीक है, आपका यहाँ पे आई एस ची निकालना हो, शंट करंट निकालना हो तो बी टर्मिनल वोल्टेज वी टी अपॉन आर एस एच। ठीक है, अब टर्मिनल वोल्टेज वी टी निकालना है। आपको पता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है ईजी, ये ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ हो अब बाहर निकलेगा तो आपको आइए आर ए प्लस आर ए सी, आर ए जो है आर्मेचर का रेजिस्टेंस है और आर ए सी जो है वह फील्ड कॉइल का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका है। अब जनरेटेड पावर क्या है, जनरेटेड पावर ई जी आई ए, जो आर्मेचर में जनरेट हो रहा है या फिर आप कह सकते हो कि डेवलप्ड हो रहा है, वो पावर क्या होगा ई जी आई ए। आपको पता है ना पी बराबर वी आई होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वी की जगह ई है, ई एम एफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, अब पावर डिलीवर टू लोड, अब लोड को पावर कितना मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज वी टी प्लस इंटू आई एल। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब आगे मैं ये चीज़ लिख दे रहा हूँ कि आई एल क्या है, ई जी क्या है, हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि आईएससी क्या है, करेंट ऑफ सीरीज फील्ड कॉइल। ठीक है, आईएल क्या है, लोड करंट, वीटी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, आरएसएच क्या है, शंट रेजिस्टेंस, एजी क्या है, जनरेटेड ईएमएफ, आरए क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, और आईए क्या है, आर्मेचर करंट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आगे लिख भी दिया है ताकि आप भूलें ना। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो बच्चे डिप्लोमा के तैयारी कर रहे हैं, जो अभी बीटीए बोर्ड में एग्ज़ाम का डेट आया नहीं, जो फरवरी से डेट आएगा, तो उसमें आप ये तैयारी करके जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए और अच्छे से लिख कर आइए। बेस्ट ऑफ लक। डिस्कस अबाउट लॉसेज इन डीसी मशीन। डीसी मशीन के बारे में जो उसमें लॉसेज होती है उसको देखना है आज। तो कौन कौन सी लॉसेज होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं द लॉसेस इन ए डीसी मशीन। डीसी मशीन में जनरेटर और मोटर की दोनों की बात कर रहा हूँ, जनरेटर एंड मोटर। जनरेटर मोटर दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। मे बी डिवाइडेड into three classes wise। पहला है आपका कॉपर लॉसेस, सेकंड नंबर है आपका आयरन और कोर लॉसेस, थर्ड नंबर है आपका मैकेनिकल लॉसेस। अभी इसके बारे में हम बताएंगे भी आपको, आप इसके लिए परेशान ना होइए। मैकेनिकल लॉसेस ये आपके लॉसेज होते हैं, ये 3 लॉसेज है मेनली। इसके बारे में किसकी वजह से लॉसेज ये हो रहे हैं ये भी देख लेते हैं। ऑल these losses appear as heat and thus rise the temperature of the machine they also lower the efficiency of the machine अब ये जो तीनों लॉसेस हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि आपका हीट उत्पन्न होंगे। हीट की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और आपकी जो मशीन है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपका एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, ये मशीन की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों का
कॉपर लॉसेस किस में हो सकता है, आयरन लॉसेस किस में हो सकता है, और मैकेनिकल लॉसेस किस में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपर लॉसेस की बात करते हैं। तो कॉपर लॉसेस की बात करते हैं। कॉपर लॉसेस ये किस में होता है, आप ये देख लीजिए। पहला हो जाता है हमारा आर्मेचर कॉपर लॉस। सेकंड नंबर कहाँ हो सकता है आपका, शंट फील्ड कॉपर लॉस। थर्ड, सीरीज फील्ड कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये जो है आपके कॉपर लॉस में आ जाएंगे, आपके आर्मेचर कॉपर लॉसेस, शंट फील्ड कॉपर लॉसेस, सीरीज फील्ड कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस का मतलब ये है कि जो आर्मेचर में आपकी जो बाइंडिंग की हुई है, बाइंडिंग में जो लॉसेस उत्पन्न होती है वो कॉपर लॉसेस हो जाती है। शंट फील्ड बाइंडिंग आपने देखा होगा कि जो आपने सीरीज बाइंडिंग जब पढ़े थे, तो सीरीज बाइंडिंग में, सीरीज मोटर में जब आपने देखा था कि उसमें जो बाइंडिंग की जाती है, फील्ड में बाइंडिंग की जाती है शंट फील्ड, तो उस फील्ड का जो कॉपर लॉसेज होगा वो आपका कॉपर लॉसेज में आएगा। ठीक है, और शंट, आपने शंट कंपाउंड मोटर पढ़ा था, तो उसमें जो फील्ड बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो जो उसमें लॉसेज होगी वो भी आपके कॉपर लॉसेज में आएगी। ठीक है, अब सेकंड नंबर देख लेता हूँ आपका क्या है, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस देखता हूँ किस में होता है आपका। पहला है आपका ईडी करंट लॉसेस, इसको भौर धारा भी कहते हैं, भौर धारा लॉसेस। और सेकंड आपका हो जाएगा हिस्टेरिसिस लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस, ये लॉसेस दोनों किस में आ जाएंगे, ये आयरन लॉसेस में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैकेनिकल लॉसेस की बात करते हैं। थर्ड नंबर है आपका मैकेनिकल लॉसेस। इन लॉसेस में कौन कौन से आ सकते हैं आपका, पहला देखिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस। ये दोनों लॉसेस आपके मैकेनिकल लॉसेस में आते हैं आपके। अब स्टार्टिंग से कॉपर के लॉसेस को फिर से देखते हैं, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, किस में लॉसेस होते हैं। तो पहला फिर से कॉपर लॉसेस को देखते हैं। कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस बराबर, आप उसमें क्या लिख सकते हैं, दीज लॉसेस, दीज लॉसेस अकर ड्यू टू करेंट, करेंट in the various winding of the machine। ठीक है, तो पहला आपका क्या था, आर्मेचर कॉपर लॉसेस, आर्मेचर कॉपर लॉसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है अभी, आई ए स्क्वायर आर ए। अब देखिए आर ए क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, और आई ए क्या है, आर्मेचर करंट है। तो आपको पता है लॉसेस बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो जो आपके आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर है, जो आर्मेचर के रेजिस्टेंस है उसका इनटू कर दिया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, आर्मेचर कॉपर लॉसेस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो आपका ब्रश लॉसेज होता है कम्यूटेटर का, तो वो भी आपका इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, देयर इज आल्सो ब्रश कॉन्टैक्ट, ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस
due to brush contact ब्रैकेट में ब्रश कांटेक्ट रेजिस्टेंस लिख दीजिए, रेजिस्टेंस ब्रैकेट में लिख देते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस बिटवीन द surface of brush and surface of commutator. This losses is generally include in armature copper losses. ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता था कि जो आपके ब्रश कांटेक्ट की वजह से इसमें जो लॉसेज होती है वो रेजिस्टेंस जो ब्रश के सरफेस और कम्यूटेटर के सरफेस के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से भी लॉसेज होती है, तो वो लॉसेज किसमें इंक्लूड किया जाता है, कॉपर लॉसेज में ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब आपका सेकंड वाला क्या था भाई, बी शंट कॉपर लॉसेज, शंट फील्ड कॉपर लॉसेज। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ISH स्क्वायर RSH। अब आपने देखा था कि जो शंट कंपाउंड मोटर हमने बनाया था, तो शंट कंपाउंड मोटर में आपका जो शंट रेजिस्टेंस होगा RSH और शंट में जो करंट फ्लो रहेगी ISH का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, शंट फील्ड कॉपर लॉसेज आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या था आपका, सीरीज फील्ड कॉपर लॉस। इसमें क्या हो जाता है, ISC स्क्वायर RSC। अब देखिए जो कॉपर लॉसेज होता है हम सभी जगह के लॉसेज को प्लस कर देंगे या ऐड कर देंगे तो हमारा कॉपर लॉसेज आ जाता है। जैसे आपका शंट बाइंडिंग के जो लॉसेज होगी वो ISH स्क्वायर RSH होगी, और सीरीज फील्ड कॉपर लॉसेज की जो कॉपर लॉसेज जो फार्मूला है आपका ISH स्क्वायर RSH, ये जो लॉसेज होगा ये आपका ये लॉसेज है। उसके बाद आर्मेचर के लॉसेज जो हमने बताया था कि IA स्क्वायर RA, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आता है, कॉपर लॉसेज आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारा, आयरन या कोर लॉसेस। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, आयरन या कोर लॉसेस। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा क्या है, दो टाइप्स के होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत और हम आपको बता दे रहे हैं। these losses occur in the armature of the DC machine and are due to the rotating of armature
in the machine, in the magnetic field of the poles। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता था कि ये जो लॉसेज है आपका आयरन या कोर लॉसेज, ये है आपके आर्मेचर, डीसी मशीन के आर्मेचर में जो लॉसेज होती है उसी को कहते हैं आयरन एंड कोर लॉसेज होते हैं। और ये जब आर्मेचर आप मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रोटेट करती है तो उसकी वजह से जो लॉसेज उत्पन्न होती है, आपके हमने बताया था एडी करंट लॉसेज और हिस्टैरिसीस लॉसेज। तो पहला वाला देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा एडी करंट लॉसेस। ठीक है, तो पहला आपका है ईडी करंट लॉस। ठीक है, तो देखिए ईडी करंट लॉसेस क्या होता है कि जब आपके आर्मेचर रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो सर्कुलेट होते हैं, जो करंट सर्कुलेट होते हैं, जिसकी वजह से ये आर्मेचर लॉसेज होती है। जो ईडी करंट जो होते हैं वो पूरे आर्मेचर में क्या होते हैं, सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से इसमें पावर लॉसेज होती है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ईडी करंट लॉसेज कहते हैं। तो इसमें लिख दे रहा हूं मैं, व्हेन आर्मेचर rotates in the magnetic field of the poles। ठीक है, and EMF is induced in it, which circulates ED currents in the armature core। The power losses due to these ED currents is called ED current losses। ED current loss। तो अब देखिए क्या होता है कि ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए क्या होते हैं, जो ईडी के आपको आर्मेचर बनाए जाते हैं वो क्या किया जाएगा, पतली पतली पत्तियों को काट के उसको लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से वह इसकी वजह से ईडी करंट लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, तो मैं वो लिख दे रहा हूँ आपको याद रहने के लिए, इन ऑर्डर टू reduce this loss, the armature core is built up of thin laminated insulated from each other by a thin layer of
ऑफ वर्निश। ठीक है, ये है आपका जो हमने बताया था कि इसको क्या किया जाएगा, पतले पतले पत्तियां काट के बनाई जाएगी और इसको वर्निश के लेयर चढ़ाए जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, इसका फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, क्या है फार्मूला भाई। तो फार्मूला है एडी करेंट लॉस का फार्मूला है भाई, लॉस पी ई बराबर के ई वी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी वाट। ये आपका क्या है, ये आपका एडी करंट पावर लॉसेज है। ठीक है, अब इसमें आपका के ई क्या है, सब हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। वेयर के ई कॉन्स्टेंट, क्या ये कांस्टेंट है। बी मैक्स क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर। यूनिट क्या होगी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और एफ क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। इसके यूनिट केस में हम लिखेंगे हर्ट्ज में। टी क्या है आपका, टी लिख देता हूँ, थिकनेस थिकनेस ऑफ लेमिनेशन लेमिनेशन। अब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में हम लोग इसको करेंगे एमएम। ठीक है, वी क्या है आपके, वी क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ कोर। इसकी यूनिट किस में होगी, मीटर स्क्वायर में होगी, सॉरी मीटर क्यूब में होगी। तो ये चीज़ें आपको हमने बता दिया है कि आपके एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, किसकी वजह से होते हैं और इसको कम करने का तरीका क्या है और इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला भी हमने बता दिया है, फार्मूले में जो के ई बी मैक्स एफ टी वी जो है इसके बारे में भी हमने बता दिया है। ठीक है, एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नोट में करके, आप इसको देख लीजिएगा, मैं बता भी दूंगा कि ईडी करंट लॉस डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ लेमिनेशन थिकनेस। ठीक है, तो ईडी करंट लॉसेस किस पे डिपेंड करता है आपका, आप जो स्क्वायर ऑफ लेमिनेशन थिकनेस, जो इसकी मोटाई होगी इसको स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ठीक, ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा और जितना हो सके उसकी साइज जो है स्मॉल रखिएगा। देखिए, अब हम आते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस पे। अब हिस्टैरिसीस लॉसेस आपने एक बार सुना होगा, हिस्टैरिसीस लूप जो आपके इस शेप में बनते हैं, आपने देखा होगा। तो जिस मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप ज़्यादा है, एरिया जिसके ज़्यादा आएंगे उसके क्या होंगे, हिस्टैरिसीस लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। जिस मटेरियल का हिस्टैरिसीस लूप कम होंगे उसके हिस्टैरिसीस लॉसेज भी कम होंगे। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कौन सा मटेरियल हमको यूज़ करना है जिसकी हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होंगे। ठीक है, तो आगे चलते इसमें देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉस
occur in the armature of DC machine since any given parts of the armature is subjected to magnetic reversal as it passes under excessive poles। फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, क्या है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा आपका, पी एच बराबर ईटा वी मैक्स पावर 1.6 एफ वी वाट। ये आपके फॉर्मूला हो गए हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख लेते हैं वी मैक्स क्या है आपका। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन आर्मेचर, इसका यूनिट क्या होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल्स, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ आर्मेचर, यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, इसकी क्या होगी, हर्ट्ज। ये ईटा क्या है भाई, हिस्टैरिसीस कांस्टेंट है, हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट है, हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, तो लिख दे रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं बता दूंगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस लॉस इन ए DC machine, armature core is made of such materials, ठीक है, which have a low value of hysteresis coefficient, ठीक है। इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं बनाने के लिए, सिलिकॉन स्टील का, ठीक है, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं हम लोग आर्मेचर बनाने के लिए, ठीक है।
तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग मैकेनिकल लॉसेस पढ़ते हैं। तो आज आपको पता है कि हमारे अयोध्या में श्री राम भगवान आ रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, रामायण हो रहे, पटाखे दगाए जा रहे हैं। तो थोड़ी बहुत शोर सुनाई देगी आपको, बट रिलैक्स रहिए, भगवान का ही नाम सुनाई देगा आपको, बिल्कुल डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग चलते हैं मैकेनिकल लॉसेस के बाद। तो इसमें देखते हैं लॉसेस किसकी वजह से होता है या फिर क्या है ये। दीज लॉसेस आर ड्यू टू, हमने आपको पहले बताया था, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं आपका यहाँ पे जो है फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉस, और फ्रिक्शन लॉस आपका जो है किसकी वजह से होता है ये में देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रिक्शन लॉस बियरिंग फ्रिक्शन एंड ब्रश फ्रिक्शन, अब देखिए, जब आर्मेचर में आपका जो बियरिंग्स वगैरह लगे होते हैं या ब्रश लगे होते हैं, उनकी वजह से जो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, अब दूसरा आपका है विंडेज लॉसेस। कमाल के लॉसेस है, इसके बारे में देखते हैं हम। विंडेज लॉसेस, इसमें देखते हैं एयर फ्रिक्शन होता है, एयर फ्रिक्शन ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर। ठीक है, अब जो आर्मेचर जो रोटेट करता है उसमें जो एयर फ्रिक्शन उत्पन्न होते हैं उसे हम कहते हैं विंडेज लॉसेस। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, these losses depends upon the speed of the machine but for a given speed they are practically constant। देखिए, ये लॉसेस तो होती हैं, और ये लॉसेस किस पे डिपेंड करती हैं, स्पीड पे डिपेंड करती हैं। लेकिन जो मोटर बन के आ रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उसकी जो स्पीड होगी, उस स्पीड पे ये जो लॉसेज होंगे उसको प्रैक्टिकली कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, और हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे आयरन लॉसेस एंड मैकेनिकल लॉस in DC machine together are called stray losses। ठीक है, इसमें आप स्ट्रे लॉसेस भी सुनते हैं। तो स्ट्रे लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। स्ट्रे लॉसेस बराबर आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस
जब आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस को ऐड करते हैं तो उस लॉसेस को बोलते हैं स्ट्रे लॉसेस। ठीक है, यहाँ तक बस इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और बिल्कुल परेशान ना होइए, आप अच्छे से पढ़िए। आजकल जो हमारे यहाँ शोर हो रहे हैं सिर्फ राम मंदिर की वजह से शोर हो रहे हैं, भगवान आ रहे हैं तो इसी उपलक्ष्य में रामायण किए जा रहे हैं और पटाखे दगे जा रहे हैं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ओके।